साथियों, लास्ट क्लास में हमने वाइस राइज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल थे उनकी पोस्ट बदल के वाइस राय बन गए और कैसे कैसे वाइस राय आए और उन्होंने कौन कौन सा काम हमारे यहाँ किया। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम जाते हैं लॉर्ड कर्जन के ऊपर। कर्जन एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अगर कर्जन की बात करें तो भारत का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो आया वो किसके समय आया? कर्जन के समय आया। तो 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट कर्जन के समय आया। इसमें जो पावर थी यूनिवर्सिटीज की डायरेक्टली किसको दे देगी? ब्रिटिशर्स को। कहने का मतलब पहले जो यूनिवर्सिटीज थी वो ऑटोनॉमस होती थी कि अपने हिसाब से कुछ भी कर लेती, जो मर्जी सिलेबस पढ़ा लेती। लेकिन 4 तक आते आते हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं सोशलिज्म के, मार्क्सिज्म के और अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन वो बाहर आ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, यूनिवर्सिटीज को अपने अधीन लेने के लिए ही क्या आया? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। तो पूछते हैं किसके समय आया है? वो कर्जन के समय है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, बंगाल को बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। तो उसमें 2 भाग, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाए गए। वेस्ट बंगाल जो आज का बंगाल है और ईस्ट बंगाल में जो आज का बांग्लादेश है और असम का कुछ इलाका, ये किस में आए? ईस्ट बंगाल में आए। तो बंगाल का विभाजन अगर पूछें किसके समय पर हुआ है तो वो भी कर्जन के समय के ऊपर हुआ। इसके अलावा हम एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाम के ऊपर है कि इंडिया के कल्चर को बचाने के लिए, इंडियन कल्चर हेरिटेज को रिस्टोर करने के लिए एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 आया कर्जन के समय। सर्वे ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया। तो पहले जो मैंने पढ़ाया था कि माओ के समय सर्वे ऑफ इंडिया आया था जिसका काम था लगातार सेंसस करना, सर्वे करना, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि इनको लग रहा है कि लोगों को जब जानकारी होती है तो वो नए नए प्रॉब्लम लेके आते हैं। जैसे अभी भी इंडिया में कास्ट सेंसस के ऊपर काफी चर्चा हो रही है कि इंडिया में कास्ट सेंसस को बंद कर देना चाहिए या लेके आना चाहिए। तो इसके ऊपर ऐसे ही सेंसस का जो काम था उसको बंद किया गया। इंडियन कॉइनेज एंड प्रॉपर पेपर करेंसी एक्ट, इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 आया। इसको गोल्ड के साथ अटैच किया गया। तो भारत के 1 रुपीज की वैल्यू क्या होगी? तो उसको गोल्ड प्राइस के साथ क्या किया गया? अटैच किया गया। जैसे आज हम देखते हैं कि आज का जो रुपया है वो गोल्ड प्राइसेस के ऊपर नहीं है, ये इन्फ्लेशन के बेसिस के ऊपर है। आपने पढ़ा होगा कि डॉलर के बढ़ जा, डॉलर ज्यादा हो गया, कम हो गया, रुपये की कीमत बढ़ गई, कम हो गई। अभी ये स्टैंडर्ड प्राइस गोल्ड प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने हिसाब से क्या है बढ़ रहा है। लेकिन पहले समय के ऊपर जो गोल्ड के साथ अटैच था और करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो कर्जन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। इसके बाद कौन आया? लॉर्ड मिंटो आया। मिंटो 1905 से लेके 10 तक रहा। इसके समय काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था। आप ध्यान करो 1905 के बाद का समय बंगाल को विभाजित कर दिया गया। बंगाल के बांटने के बाद लोगों में क्या था? एक अपने धर्म को लेके पॉलिटिक्स के जो चाहते थे, हिंदू चाहते थे कि हिंदूज ही उसको वोट करें और मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करें। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसर्न है 1909 में दिया गया भारत में, वो किसके समय आया है? तो वो मिंटो के ही समय आया है। इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मिंटो ने ही लाला लाजपत राय जी, अजीत सिंह जो चाचा जी थे भगत सिंह के, याद रखना। पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट को आगे लेके आने वाले कौन है? चाचा अजीत सिंह जी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक 1908 में, इन सभी को मांडले जेल में भेज दिया गया बर्मा में। तो काफी समय तिलक साहब, अजीत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी कहाँ रहे हैं? मांडले जेल में रहे हैं। कहाँ पे रहे हैं? बर्मा में। किसने भेजा? लॉर्ड मिंटो ने भेजा। मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है मॉर्ले मिंटो एक्ट। मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो लंदन में बैठते थे। मिंटो कौन थे? अपने वाइसराय। उनके नाम के ऊपर मॉर्ले मिंटो क्या आया? एक्ट आया 1909 का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आज के बाद बांट दिया गया कि एक हिंदू अगर इलेक्शन में खड़ा होगा उसको सिर्फ हिंदू लोग ही वोट डालेंगे, मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा उसको मुस्लिम्स ही क्या करेंगे? वोटिंग डालेंगे। फिर इसका परसेंटेज निकाल लेंगे
सपोज किसी जगह में 100 लोग रहते हैं, 80 हिंदूज हैं, 20 मुस्लिम्स हैं, तो इलेक्शन 2 हिंदूज खड़े हो गए तो इसको कितनी वोट पड़ी, इसको पड़ी 30 वोटें, इसको पड़ी 50 वोटें। ऐसे 2 मुस्लिम खड़े हुए, 20 ही मुस्लिम वोट डालेंगे ना, तो 15 इसको पड़ गई, 5 इसको पड़ गई, फिर इसकी परसेंटेज निकालेंगे भी भाई 30 वोटों इसका 80 का मल्टीप्लाई बाय 100, ज्यादा किसको पड़ी 15/30 गुना 100, जिसको परसेंटेज ज्यादा मिलेगी वो वहां से क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट लेके आए थे मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन आया, लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 तक क्या रहा, भारत का वाइसराय रहा। तो आपने एक ट्रीटी ऑफ लाहौर पढ़ी होगी जिसमें सतलुज की बाउंड्री फिक्स कर दी गई कि सतलुज के ऊपर वाला इलाका किसका है, महाराजा रणजीत सिंह जी का, और नीचे वाला इलाका किसका है, वो है ब्रिटिशर्स का। वो किसके समय आई है, तो ध्यान में रखना वो लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या है, आई। दूसरी बात, इसने 1911 में सेलिब्रेट किया कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V। तो किंग जॉर्ज V जब राजा बने तो इसके समय बने हैं, याद रखना। तो इसने इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, सेलिब्रेट किया। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया, ध्यान में रखना। 1905 में डलहौजी क्या लेके आई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन 11 में उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इनके समय ही दिल्ली को भारत की क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में बनी। किसके समय बने, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ये दिल्ली हमारी क्या बनी है, राजधानी बनी है। जब ये दिल्ली आ रहे थे ना, तो इनके ऊपर बम फेंका गया, हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, लेकिन ये बच गए। लेकिन इनकी वाइफ, उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो दिल्ली में इसके ऊपर क्या है, बम फेंका गया। प्रफुल्ल चाकी, अगर पूछे किसने बम फेंका, तो 2 नाम आते हैं, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, इन दोनों ने बम फेंक दिया था। लेकिन जब हाथी पे जा रहे थे जो दिल्ली में, लेकिन बम इनके ऊपर नहीं गिरा, वो कहां पे गिरा, इनकी बीवियों के ऊपर जा गिरा। इनके समय ही गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से क्या आए थे, इंडिया में आए थे। तो इनके समय ही, हार्डिंग के समय ही जो गांधी जी हैं, जो 1893 में कहां चले गए थे, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जाके 1915 तक रहे, लगभग जिंदगी के 22 साल वो कहां रहे, साउथ अफ्रीका रहे। इसके बाद वो वापस कहां आते हैं, इंडिया में आते हैं, मुंबई में। इनके समय ही एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट को क्या किया, स्टार्ट किया। होम रूल मूवमेंट साथियों आयरलैंड की एक मूवमेंट है। इसमें क्या है कि ब्रिटिशर्स को हम अपना राजा मानते हैं। आयरलैंड की होम रूल मूवमेंट क्या है कि हम ब्रिटिशर्स को अपना राजा मानेंगे, लेकिन जो सारा काम है करने वाला वो वहां के नेटिव लोग करेंगे आयरलैंड के। ये ऐसा नहीं है कि उनके कामों में दखल अंदाजी हो, हाँ राजा हैं वो, उसको हम राजा मानेंगे। तो एक तरीके का डोमिनियन स्टेटस की मूवमेंट थी आयरलैंड की। वही मूवमेंट एनी बेसेंट कहां लेके आई, इंडिया में लेके आई। तो इंडिया में जो होम रूल मूवमेंट है वो कौन लेके आई है, एनी बेसेंट लेके आई, ध्यान रखें। हार्डिंग के बाद लॉर्ड कैम्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 तक, 16 से लेके 21 तक क्या करते हैं, भारत के वाइसराय बन के रहते हैं, 16 से 21। तो आपने सुना होगा अगस्त डेक्लेरेशन ऑफ 1917। 17 में अगस्त डेक्लेरेशन जो हुई वो किसके समय हुई है, कैम्सफोर्ड के अधीन हुई है। दूसरा 1919 वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। तो 1919 का मॉन्टेग्यू कैम्स रिफॉर्म एक्ट किसके समय आया है, अगर पूछें तो वो भी किसके समय आया है, कैम्सफोर्ड के समय आया है। इसमें क्या था कि इन्होंने पावर को बढ़ा दिया। पहले हिंदू और मुस्लिम सिर्फ इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, लेकिन इनके समय एंग्लो इंडियन, सिख्स, क्रिश्चियंस सभी को क्या दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग है, सिक्स क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, हिंदू, मुस्लिम, वो सभी को क्या है, प्रदान दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर है,
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय हुआ है? तो वो कैम्सफोर्ड के समय हुआ है। इन्हीं के समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी की सबसे पहली मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई और वुमेन यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड एट पूना। तो इनके समय वुमेन यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटीज जो थी वो मेनली लड़कों के लिए होती थी, एक्सक्लूसिवली वहां पे लड़के पढ़ते थे, लेकिन एक स्पेशल यूनिवर्सिटी जहां पे लड़कियां हो सिर्फ, वो खोली गई कहां पे? पूना में 1916 में। सैडलर कमीशन आया है। सैडलर कमीशन किसके लिए आया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज किया जाए, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए। तो वो लाने वाले कौन है? सैडलर कमीशन के अधीन आए, कैम्सफोर्ड के अधीन। आगे चलते हैं, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 26 तक 5 साल। आप देखेंगे जितने भी अभी गवर्नर आएंगे ना, सिर्फ 5-5 साल के लिए आएंगे। पहले उनका समय 8 साल, 9 साल, 10 साल था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में जो पोस्ट, जैसे अपने पीएम की पोस्ट है कि 5 साल के बाद चेंज हो जाएगी, तो धीरे धीरे इंडिया में भी ऐसे 5-5 साल के बाद पोस्ट आई। तो इलेक्शन नहीं थे, ऊपर से रानी, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लगता कि ये बंदा अच्छा है, वो इंडिया का क्या बन जाता? वाइसराय बन जाता। तो अभी रीडिंग इंडिया के वाइसराय बन के आए हैं। तो इंडिया ने इन्हें सबसे पहले जो रोल्ट एक्ट था, जिसके कारण रोल्ट एक्ट हुआ, नॉन कोऑपरेशन एक्ट हुआ, उसको क्या कर दिया गया? री अपील कर दिया गया लॉर्ड रीडिंग के समय। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया? सप्रेस किया। और इनके समय ही प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया में आया था 1921 में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे भी क्या था, लेकिन गांधी जी ने चलाया था ताकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर माफी मांगी जा सके, पहला पॉइंट। सेकंड में जो खिलाफत मूवमेंट थी, खिलाफत आंदोलन था कि तुर्की के राजा को हटा दिया गया था, उसके बारे में जो मूवमेंट थी उसको लेके रोल्ट एक्ट, इसके लिए तीसरा रोल्ट एक्ट कि किसी को भी शक के आधार पर 2 साल के लिए सजा दी जा सकती है, उसको रोकने के लिए। तो सभी के अगेंस्ट गांधी जी ने मूवमेंट की थी। तो धीरे धीरे पहले रोल्ट एक्ट बंद किया, फिर धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया? रोका गया। मोफला रिवोल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, जो केरला में हुआ। डिकूज, अगर आप कंसेप्ट पढ़ते हैं कि धीरे धीरे ना केरला में जो किसान है और किसान के ऊपर जो जमींदार थे वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो किसानों ने जमींदारों के ऊपर क्या कर दिया? एक रिवोल्ट कर दिया, उसको मोफला रिवोल्ट कहते हैं। लेकिन किसान ज्यादातर क्या थे? मुस्लिम थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो धीरे धीरे इसको हिंदू मुस्लिम का क्या दे दिया गया? टच दे दिया गया। लेकिन ये इशू किसानों और जमींदारों का इशू था। तो याद रखना है, मोफला रिवोल्ट कब हुआ है? 1921 में हुआ है। और कहां पे हुआ है? केरला में हुआ है। 1921 में ही स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी बनी अहमदाबाद सेशन में। आपको मालूम होगा कि स्वराजिस्ट कौन थे? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो ये मेनली फोकस कर रहा था बॉयकॉट के ऊपर, कि हमने बॉयकॉट करना है, अंग्रेजों का बॉयकॉट करना है सभी जगह। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हम इसका बॉयकॉट करेंगे। कोई भी बंदा मंत्री नहीं बनेगा, कोई बंदा मिनिस्टर नहीं बनेगा भारतीय। तो हम देखते हैं कि 1922-21 तक आते आते कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग कहते हैं कि हम जाएंगे, हम लेजिस्लेटिव असेंबली का बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम वहां पे भी जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे? अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को वहां पे उनकी कमियां बताएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कुछ बंदे कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और नई पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या रखा? स्वराजिस्ट पार्टी रखा। फिर विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई 1922 में। तो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी भारत की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, वो रीडिंग के समय बनी है। कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी एम.एन. रॉय के दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पूछते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 में स्थापना हुई। किसके अंडर? एम.एन. रॉय के अंदर। टकोरी ट्रेन रॉबरी जो 1925 में होती है, टकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में हुई, वो किसके समय हुई है? रीडिंग के समय। इसके अलावा 1923 और 25 में मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम रिवॉल्ट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद जी, जो एक आर्य समाजी थे,
वो उनका कत्ल कर दिया जाता है कम्युनल डिस्कोर के कारण। तो किसके समय हुआ? लॉर्ड रीडिंग के समय। जो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं ऐसे, कौन किसके समय ये हुआ है। तो आज साथियों हमने 1926 तक लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखा कि कौन कौन से वाइसराय के अधीन कौन कौन सा काम हुआ। आगे हम नेक्स्ट क्लास में रीडिंग से लेके माउंटबेटन तक वाइसराय आए, उनके अधीन कौन कौन सा काम हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।